आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। आपके एग्ज़ाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पहले चैप्टर से उनको हमने उठाया है यहाँ पर। यदि आपने इतने प्रश्न तैयार करके चले गए जितने प्रश्न इस वीडियो में आपको दिखेंगे तो एक नंबर का आप गलत नहीं करेंगे। पहले चैप्टर को इतने अच्छे से कवर किया गया है, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको एक एक नंबर की चीज़ें कवर रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, चूँकि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, सारे टॉपिक यहाँ पर आपको बताए जाएंगे जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप लिया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उस टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न चलिए देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। बोल रहा है कि कोई प्राइम नंबर है तो उसमें हम कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई प्राइम नंबर है 2, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है भैया? या तो 1 से डिविजिबल हो या तो स्वयं से डिविजिबल हो। तो इसके कितने फैक्टर निकलेंगे, निकाल के चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2। भाई मैंने क्या बोला, या तो वो स्वयं से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। मतलब इसके कितने फैक्टर निकलेंगे? इसके 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर निकलेंगे। मतलब मैक्सिमम सिर्फ हम कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर में, तो वो हम सिर्फ 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ये 2020 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर सेकेंड की ओर। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। अब भैया ये जो लिखा हुआ है ये तो बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसको तो सुना ही नहीं आज तक। ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट का मतलब समझिए क्या कहलाता है। मान लो मैंने लिखा x टू द पावर n, ठीक है। ये जो पावर लिखी हुई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। बात समझ में आ गई? किसी भी संख्या या किसी भी वैल्यू की पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब प्रश्न पे आ जाओ, इतना तो समझ में आ गया। ऑफ द प्राइम फैक्टर क्या निकालना है भाई? प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका? 196 का। ठीक है, 196 का जो भी आपका प्राइम फैक्टर आ रहा है, जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे, उसकी पावर को सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब उसकी पावर को हमको क्या करना है? सम करना है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 196। तो भाई हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम करना है तो सबसे पहले तो ये 298, फिर 2 49 और इसके बाद 7 7 जा, और एक बार और करना हो तो आप एक बार और कर लो। ठीक है भाई, फैक्टर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। 196 है, क्या क्या निकाला अपन ने? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब बोल रहा है एक्सपोनेंट, मतलब हमको इसके को पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2, कितने 2 है मेरे पास? 2 टू पावर 2। फिर इसके बाद क्या है? 7 टू दी पावर 2। यहाँ तक हमने कर लिया। अरे भाई साहब, प्रश्न में क्या बोला है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब जो ये पावर आपने निकाली है ना, जो ये पावर, एक पावर आपके पास 2 की आई, एक पावर आपके पास इसकी आई, इन्हीं पावर को हमको क्या करना है? 2 प्लस 2। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, प्रश्न को बस घुमा दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भाई ये जो अगला प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल आपके पेपर में लगभग ये पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है? 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटेन एज। a b कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और दूसरी फॉर्म है एक्स वाई क्यूब। वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर, जहाँ एक्स और वाई क्या है दोनों, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड LCM। 290 का प्रश्न है, 2019 में आया था ये। चलिए कैसे कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो जो आपके पास दिया हुआ है क्या क्या है, हमें गिवन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना। एक्स और वाई में यदि LCM निकालना हो तो हम घबरा जाते हैं, क्या है भाई ये दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। LCM सबसे पहले तो इसने बोला कि भाई हमको क्या लेना है, LCM निकालना है। यदि हमको LCM निकालना है और किसका निकालना है, AB का। LCM में हम क्या लेते हैं, जब हम LCM निकालते हैं किसी चीज़ का तो हाईएस्ट वैल्यू का, हाईएस्ट पावर काउंट करते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर। मतलब इसमें यदि हम देखें तो इसमें x की हाईएस्ट, भाई दोनों में, इसमें x टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x पावर क्या है। मैं LCM की बात कर रहा हूँ, अभी HCF की भी बात करूँगा। इसमें LCM की बात करता हूँ मैं, तो LCM में हमारा क्या दिया हुआ है भाई, LCM में हम हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। जब आप किसी भी नंबर का LCM निकालते हैं तो उसमें आप किसकी बात करते हैं, हाईएस्ट पावर की। तो x, सबसे पहले तो हम x नंबर की बात करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है तो x नंबर्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x टू द पावर 3। पहली चीज़ क्लियर हो गई। y पे आते हैं, y की हाईएस्ट पावर कितनी, भाई यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है। LCM में हम हाईएस्ट पावर काउंट करते हैं, ठीक है। तो LCM में हाईएस्ट पावर यदि हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। HCF की बात करते हैं। यदि इसी प्रश्न में ये बोल दिया हो, चूंकि ये दोनों आता है इसलिए कि प्रश्न में, यहाँ तो सिर्फ प्रश्न में पूछा गया था कि आपको LCM फाइंड करना है बस, लेकिन हम यहाँ LCM और HCF दोनों बताएंगे। HCF की बात करते हैं तो भाई HCF में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर, मतलब जो सबसे कम पावर हो वो लेते हैं। तो x में 1 है भाई, कॉमन निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या है, x इंटू x और नीचे वाले में क्या है, b में सिर्फ x है, तो हम कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जो जोड़ा बनाते हैं वही HCF होता है। तो भैया यहाँ पे जोड़ा सिर्फ एक x का बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, x, ठीक है। अब यहाँ ही समझिएगा, यहाँ क्या है, y इंटू वाई है, और यहाँ यदि हम आते हैं तो y इंटू वाई, तो भैया कितने का जोड़ा बना, एक y का ये बन गया, एक y का ये बन गया, y इंटू वाई करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया, x y का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। हर साल ये प्रश्न लगभग रिपीटेड आता है। यहाँ सिर्फ हम वही प्रश्न उठाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको दिक्कत प्रदान करते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कह रहा है, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, विच आर फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो इसमें ऐसा कौन सा है जो HCF नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा भाई, फार्मूला मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। क्या लिया है, LCM ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का LCM ये होता है। तो ध्यान से देखना, नॉर्मल इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ये ठीक है, फार्मूला विदाउट फार्मूला भी कर सकते हो भाई, जिससे ये डिविजिबल होगा। LCM ऑफ 2 नंबर, तो HCF यदि हम निकालना चाहें तो HCF में क्या होगा, जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा, जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा वही उसका HCF होगा। प्रश्न में बोला है कैन नॉट बी देयर HCF, है ना। हमको क्या निकालना है कि जो इसका HCF ना हो। अब HCF यदि हमने निकाला है तो मतलब HCF का मतलब ये हुआ कि उससे ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, तब तो HCF निकलेगा। तो 300 से यदि मैं इसमें डिविजिबल करता हूँ तो पूरा का पूरा ये कट रहा है, 400 से भी कर रहा हूँ तो भी 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स। एक ही नंबर ऐसा है जो हमारा 24 डिविजिबल नहीं है, मतलब यही इसका HCF नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चूंकि प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि द LCM ऑफ नंबर्स 2 नंबर्स इज 2400, 2 नंबर ऐसे हैं जिसका LCM ये दिया हुआ है, तो आपको HCF फाइंड करना है। ऐसा कौन सा होगा जो HCF होगा, तो HCF तो ये होंगे तीनों,
लिखा है कैन नॉट बी देयर, जो एचसीएफ नहीं होगा, मतलब जो इसको डिविजिबल नहीं करेगा वही एचसीएफ नहीं होगा। तो 500 का यदि हम डिवीजन मारते हैं 24 में तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो है 4-5 टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव थे जो आपके पेपर में आते हैं। अब चलिए कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ से भी प्रश्न आपके उठते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहलाती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब यह है कि जो कंपोजिट नंबर हैं उसका प्रोडक्ट, मतलब उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं 1.1 एक्सरसाइज में जब आप चलेंगे तो वहाँ से भी आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। जब आप कंपोजिट नंबर में चलते हैं तो कंपोजिट नंबर में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है भाई? कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर की परिभाषा आपको आनी चाहिए। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर निकले, या दो से ज़्यादा फैक्टर निकाल सकें, वो मेरा क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है। और जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो कहती है कि इसके प्रोडक्ट, जो कंपोजिट नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब उसके जो प्रोडक्ट निकालें उसको मैं प्राइम नंबर के रूप में प्रोडक्ट निकालें। यही मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया कि भाई आपके पास कोई कंपोजिट नंबर 240 है, 81 है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हैं, इनके हम 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स निकाले और सारे फैक्टर्स हमारे क्या हैं? प्राइम है। मतलब जो फैक्टर निकले वो प्राइम नंबर में निकले, वही मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर को, मेन कंपोजिट की परिभाषा तो ये होती है कि 2 या 2 से फैक्टर निकाल सकें, लेकिन जो अर्थमेटिक थ्योरम होती है वो बोलती है कि कंपोजिट नंबर को जो आप प्रोडक्ट निकालें हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में निकालें। ठीक है। तो ये हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब चलते हैं एक्सरसाइज की प्रश्न की ओर कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला प्रश्न जब मैं 1.1 की बात करता हूं, एक्सरसाइज 1.1 की, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये एक्सरसाइज 1.1 से है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? 4, 5, 6 और 7। एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको तैयार करके जाना है। अब चलिए इन प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज ये है आपकी 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। इसको जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हम समझते चलेंगे। पहला बोल रहा है गिवन दैट HCF, बोल रहा है कि जो 306 और 657, 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ है वो हमारे पास 9 है। फाइंड LCM, तो इसका आपको LCM निकालना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसके LCM की बात करते हैं तो हमारा फार्मूला होता है HCF। ये मेरा फार्मूला है। जब हम किसी भी, यदि मुझे HCF दिया हो या LCM दिया हो और वहाँ से HCF या LCM फाइंड करना हो, यहाँ पे मुझे HCF दिया हुआ है तो होता है HCF इंटू LCM। क्या होता है? HCF ऑलरेडी मेरे पास है, LCM मुझे निकालना है ना। तो HCF इंटू LCM, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिसका LCM HCF आप निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो LCM ये रहा, इसको हम इधर भेजेंगे 306 इंटू 657 और इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद ये 9 से डिविजिबल करके यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? 22338। एक प्रश्न इसका एग्जाम्पल में भी है, हो सकता है वैल्यू चेंज करके आपको दे दे ये एग्जाम में। यदि ये वैल्यू चेंज करके देता है तो भी आपको, या कभी कभी आपको LCM दे देता है और बोल देता है HCF फाइंड करिए, तो भी आप इसी से करेंगे। 2 नंबर देगा, दोनों नंबर का बोल देगा कि आपको LCM हमने यहाँ बता दिया, यहाँ पे HCF दिया हुआ है, यहाँ पे आपको LCM दे देगा।
ठीक है। और इसके बाद बोलेगा कि भाई आपको क्या निकालना है, यदि मैंने एलसीएम दे दिया तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो ये एलसीएम की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, ये रहा आपका एचसीएफ, सीधे सीधे उतर जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम की जगह पे आप एचसीएफ करोगे, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तरीके से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। चेक वेदर 6 टू द पावर n, बोल रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि यदि आप 6 टू द पावर 1 पर कोई नेचुरल, n की जगह पे हम कोई नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर यदि मैं पुट करता हूं, तो क्या मुझे इंड डिजिट, मतलब यदि मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट करता हूं, तो क्या मुझे लास्ट डिजिट 0 मिलेगी? ध्यान से समझिएगा। यदि मैं 6 टू द पावर 1 पुट करता हूं तो मुझे 6 मिल रहा है, 2 करता हूं तो 36 मिल रहा है, 5 कर रहा हूं तो ऐसे एस वन मिलता चला जाएगा। इसको चाहिए लास्ट डिजिट में 0। क्या ये स्टेटमेंट हमारी फुलफिल होती है? इस पर अब हम चर्चा करने के लिए आतुर हैं, ध्यान से समझिएगा। भाई यदि मैं लास्ट डिजिट में 0 चाहिए हमको, तो इसका फैक्टर कितना निकल रहा है? 2 इंटू 3। क्या 2 इंटू 3 के फैक्टर में मुझे 0 कहीं भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि पहली चीज तो 6 का जो फैक्टर है वो मिल रहा है मुझे 2 इंटू 3, है ना? क्या मिल रहा है? 2 इंटू 3। और 0 लाने के लिए, लास्ट में 0 लाने के लिए मुझे कम से कम एक फैक्टर ऐसा चाहिए जो 5 इंटू 2 हो। क्या हो? 5 इंटू 2, तब तो मुझे 10 मिलेगा। या 10 इंटू 1 हो जाए, 10 इंटू 2 हो जाए, या 5 इंटू 2 का फैक्टर, यदि 6 का फैक्टर 5 इंटू 2 आ जाता। भाई इसका फैक्टर मुझे कितना मिल रहा है? इसका फैक्टर मुझे मिल रहा है 3 इंटू 2, है ना? क्या मिल रहा है? 3 इंटू 2। और फैक्टर मुझे लास्ट में 0 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 इंटू 2। कम से कम 5 इंटू 2 का एक पेयर तो होना चाहिए, तब तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं भाई? तो ये तो संभव नहीं है, चाहे आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, असंभव है, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 तो मिलना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि फैक्टर ये होता तब तो 0 मिल जाता। इसका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 3। तो अब आके आप क्या लिखेंगे? इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 विल बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है। मतलब इफ विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। या तो ये 2 और 5 से डिविजिबल हो जाता, या डिविजिबल बाई 10। यदि लास्ट में 0 आता है तो वो 10 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन बन रही है भाई कि इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 3 इंटू 2 आ रहा है, 5 इंटू 2 नहीं आ रहा है। सो 6 टू द पावर n कैन नॉट 2 इंटू 5, ठीक है। बट डिजिट 0 फैक्टर 6 टू द पावर n नॉट। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका फैक्टर 2 इंटू 3, 6 टू द पावर n यदि हम करते हैं तो 2 इंटू 3 क्या होगा भाई? ये 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये तो यही होगा 2 इंटू 3 टू द पावर n, जो अभी यहाँ पे समझाया कि भैया 2 इंटू 3, यदि यहाँ 5 इंटू 2 होता तो फिर आप 1 2 3 4 कुछ भी करते जाते, ठीक है। तो इस तरह से ये असंभव है भैया, यहाँ लास्ट डिजिट में आपको 0 नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 2 इंटू 3 है। यदि 5 इंटू 2 होता तब जाके हम इसको 0 प्राप्त कर सकते थे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अपना 6वां, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर एक आपको प्रीवियस में, थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप इसी वीडियो में, तो आपको जो है दिया गया है कंपोजिट नंबर के बारे में बाकायदे तरीके से बताया गया है, और एक थ्योरम भी 1.1 आपको बताई गई है, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। अब आइए चलते हैं इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? वही बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट की परिभाषा आपको पहले बता दी गई है भाई साहब। यदि दोनों नंबर्स के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर यदि हमने निकाल लिए, ज़्यादा फैक्टर निकाल लिए, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पहले को, है ना।
पहले को हमने क्या किया भाई, ये मेरे फैक्टर निकल रहे हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व किया। यहाँ से 13 मैंने क्या लिया, यहाँ पे 13 कॉमन लिया तो 7 इंटू 1 प्लस 1, 7 इंटू 11 ये आ गया 77 प्लस 1 78, और इंटू 13 किया तो इतना आया। और इसके यदि मैं फैक्टर निकालता हूँ तो एक से ज़्यादा फैक्टर हमारे निकल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ये मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा आपके फैक्टर इस वाले प्रश्न में निकल रहे हैं। दूसरे पर चर्चा करते हैं भाई साहब। आइए, ये दिया हुआ है ना, यदि ये दिया हुआ है तो इसका यदि मैं जो है सॉल्व करता हूं तो इन पूरे का यदि मैं मल्टीप्लाई, या तो 5 कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 5 यहाँ है 5 यहाँ, या तो आप पूरे का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ रहा है 5045। यहाँ यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ 5, फिर इसके बाद जो आया उसका डायरेक्ट मैंने इससे काट दिया। मतलब कहने का ये है कि हमको इसका सोल्यूशन पता लग गया कि भाई ये जो कंपोजिट नंबर पूछा हुआ है तो क्या ये कंपोजिट है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपोजिट है। व्हाई दैट मोर देन 1 फैक्टर, हमको एक से ज़्यादा 1 2 3 एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं तो इसको आप तैयार करके जाएंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर इसी एक्सरसाइज के 7 की बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए इसको आप तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कहाँ HCF निकालना है और कहाँ पे LCM निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पथ, ये एक कोई सर्कुलर पथ है, ठीक है। फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया स्टार्ट करती है, ये सोनिया है, ये 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। प्रश्न को पहले समझेंगे, ये 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। फिर रवि महोदय हैं जो 12 मिनट लेते हैं एक राउंड पूरा करने में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक 18 मिनट ले रहा है और एक 12 मिनट ले रही है या ले रहा है, जो भी है। तो दोनों कितने मिनट बाद सेम पॉइंट पर मिलेंगे? भाई जो 18 मिनट ले रहा है वो जल्दी पूरा करेगा, जो 12 मिनट ले रहा है वो थोड़ा सा देर में पूरा करेगा। भाई 12 मिनट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 12 मिनट ले रहा है मतलब वो जल्दी पूरा करेगा, और जो 18 मिनट ले रहा है तो 18 मिनट वाला थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए यदि जो 12 मिनट ले रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो 18 मिनट ले रहा है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो बोल रहा है कि कितने मिनट बाद इसी पथ पर, जो है आपका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, इसी पर कितने मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे। इस पर किसी भी पॉइंट पर वो मिल सकते हैं, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम पूछा है भाई, मिनिमम कितने मिनट बाद मिलेंगे। मिनिमम की बात जहां आ जाती है वहां हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। यदि ग्रेटेस्ट की बात आ जाए, हाईएस्ट की बात आ जाए, प्रश्न में कहीं आपको ग्रेटेस्ट कर दे, हाईएस्ट कर दे, तो वहां पे हम किसकी बात, HCF की बात करते हैं। बात समझ में आ गई। यदि कहीं मिनिमम, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट टर्म की बात कर दे किसी भी प्रश्न में, तो हम वहां पर क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो यहां बोल रहा है कि वह मिनिमम कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे, क्योंकि ये कम से कम की बात कर रहे हैं, प्रश्न में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम दोनों का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन है तो ये 2 आया, भाई इसका फैक्टर किया पहले, फैक्टर करने के बाद हम इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 टू द पावर 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और फिर 3 टू द पावर 1, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनिमम पावर लेते हैं अपन, ठीक है। LCM में हम क्या करते हैं, LCM में मैक्सिमम, तो ये 2 टू द पावर 1 ही है। यदि यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 टू द पावर, तो यहाँ मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे तो ये मिनिमम 3 2 6, 6 3 18, 2 13, तो ये मिनिमम 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको बताए गए हैं। इतने प्रश्न यदि आप कर लिए तो आपके एग्जाम से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए 1.2 की बात करते हैं।
प्रश्न में बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1.2 का प्रश्न नंबर फर्स्ट है, रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले तो आपको क्या लेके चलना है कि यह एक रेशनल नंबर है ना। थोड़ा फास्ट अब हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो आप ले लेंगे कि भाई मैंने मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसा कॉपी में लिखा हुआ है, जैसा ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको, तो पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लेंगे कि भैया ए मेरा एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब यदि मैं रेशनल लिया तो उसको ए बटे बी या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ क्यू या बी, यदि मैंने यहाँ ए बटे बी लिखा हुआ है तो यहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब तो वो रेशनल होगा। तो हमने ले लिया कि भाई रूट 5 एक रेशनल नंबर है और ए और बी क्या है, ये दोनों हमारे कोप्राइम नंबर है, ठीक है। कोप्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर ना निकले, ये आपको बताया गया है। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर हमारा नहीं निकलना चाहिए। तो ये दोनों मेरे कोप्राइम नंबर हो गए। यहाँ से यहाँ हम यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये हो गया रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर। रूट से रूट, यदि मैं 5 का स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू रूट 5। तो ये क्या बचेगा, ओनली 5 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर यदि 2 वैल्यू होती हैं तो एक वैल्यू हमारी क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरा 5 आ गया। बी स्क्वायर, भाई 5 का स्क्वायर कह रहा 5 आया, बी स्क्वायर और ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये ए स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ का मतलब क्या हुआ कि भाई बी स्क्वायर यदि इक्वल टू निकालता हूँ तो बी इसके नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ कुछ इस फॉर्म में आएगा कि भाई ये इसके नीचे आ गया, भाई बी स्क्वायर है ना। तो 5 को नीचे लाऊंगा तो ये a डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, भाई ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, और जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, ठीक है, मतलब मैंने यदि बोल दिया कि भाई 25 5 से डिविजिबल है तो ये भी तो डिविजिबल होगा, भाई ए स्क्वायर मतलब 25 था, ए स्क्वायर मतलब 25 था, तो ये जो 5 है 5 भी तो डिविजिबल होगा 5 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो ए इज डिविजिबल बाई 5। यदि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी हमारा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे चलिए। अब हम फिर से ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 5c। ये जो ए है, ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5c। जब a इज इक्वल टू 5c मैंने अपने से ले लिया, जहां c एक कोई इंटीजर है, ठीक है, c क्या है, इंटीजर है। और a की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, तो जो a की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू मैंने यहां रखा तो क्या आया, ये a स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे मैंने 5c रखा और ये 5b स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ मैंने उतार दिया, कुछ भी नहीं किया है। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी करना है उसका सोल्यूशन, तो 5 का 5b स्क्वायर और ये इसका यदि आप स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि ए स्क्वायर है और ए का मान आपने 5c लिया हुआ है, इसकी यदि आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या आएगा, 25 आएगा, और 5 से 5 काटेंगे तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, या आप इधर इसको भेज दो तो ये भी 5 5 जा 25 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिल गया 5c। सेम कंडीशन पुराने जैसी बन गई, भाई बी स्क्वायर इक्वल टू 5c है, मतलब बी डिविजिबल बाई 5 हो गया, है ना। उसमें क्या था, उसमें था ए डिविजिबल बाई 5, भाई यहाँ यदि हम चल रहे थे तो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरी कंडीशन ये बनी थी ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 बन रहा है, क्यों, क्योंकि 5 इधर जाएगा, ठीक है। तो यदि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 एंड आल्सो डिविजिबल बाई 5, जो भी है वो भी मेरा डिविजिबल बाई 5 होगा। आगे की बात करते हैं, भाई ये दो चीज़ें मैंने क्यों निकाला, अब आगे हम उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, जो ए और बी है इसका जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान से देखिएगा भाई, इसका कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसे डिविजिबल हो, तो ए का भी कॉमन फैक्टर क्या निकला, डिविजिबल बाई 5 है, मतलब ए का कॉमन फैक्टर 5 है और यहाँ पे बी का भी कॉमन फैक्टर 5 है, वही लिखा है यहाँ पे कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, सो दिस कंट्राडिक्शन इज द ओरिजिन बिकॉज माई एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों,
क्योंकि मैंने क्या लिया था, ए और बी दोनों को प्राइम नंबर हैं, क्या लिया था, और को प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक के अलावा सिर्फ कॉमन फैक्टर एक निकलता है, एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। एक को प्राइम की परिभाषा होती है। हम जो मान के चले थे, हम मान के चले थे कि भैया इसके अलावा भी कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि ए और बी को मैंने को प्राइम लिया था। तो यहाँ पे क्या निकल गया भाई, जो मैं मान के चला था कि सो दिस कंट्राडिक्शन इज द ए रीजन बिकॉज माई एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि फैक्टर मेरा 5 निकल गया, एक के अलावा नहीं निकलना चाहिए था कुछ, लेकिन यहाँ तो फैक्टर 5 निकल रहा है भाई। बात समझ में आ गई। तो अब हम एक लाइन नीचे लिख देंगे कि √5 इज इरेशनल। मैं मान के चला था कि यह रेशनल नंबर है, लेकिन वो रेशनल नहीं है। बात समझ में आ गई, वो क्या है, वह इरेशनल है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें मैं मान के चला था वो हमारी गलत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे इस कॉपी में लिखा हुआ है, जैसे पूरे वीडियो में आपको लिखित में दिखाया गया है, उसी तरीके से इसका सल्यूशन करेंगे तो आपको 4 या 5 नंबर का प्रश्न, ये बड़े नंबर्स में भी आता है, तो 4 या 5 नंबर का जो भी प्रश्न आ रहा है आपसे नहीं छूटेगा। और यदि आप पूरा करके आएंगे जितना इस कॉपी में लिखा गया है, जितना इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, तो आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बात अगले की है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको तैयार करके रखेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला किया है। हम ले लेंगे कि ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं। ये जो नंबर सही मेरा रेशनल है, तो रेशनल होगा तो ये बटी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई। P/Q के फॉर्म में रेशनल की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो A/B के रूप में हो और B इज नॉट इक्वल टू 0 हो। आपकी किताब में P/Q लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने ये बटे, अब A और B, आप P और Q भी लिख सकते हैं। A B क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम की परिभाषा क्या होती है, को प्राइम की परिभाषा होती है कि भाई जो ऐसा फैक्टर जिसका एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना निकले, मतलब जो कॉमन फैक्टर निकले, A × 1 करता हूँ, B × 1 करता हूँ, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलना चाहिए। ये मेरा को प्राइम हो गया। आगे की बात करते हैं इसको सल्यूशन का। 3 इधर है, इधर भेजेंगे तो ये हो गया 2√5। इसके बाद हम इसका क्या भाई A/B लिया, A/B के बाद फिर क्यों किया, क्योंकि ये परिमेय संख्या मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 2√5, 3 को मैंने इधर भेजा तो A/B -3 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव था, इधर आया तो 3 हो गया। यहाँ से मैंने 1 आया, कुछ नहीं है तो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, B आएगा। B -3B, इसको यदि मैं तो B से B का डिवीजन मारेंगे, 1 आया, 1 का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। सेम कहानी यहाँ करेंगे तो B आएगा, -3B आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो √2 है इसको भी हम इधर भेज देंगे, तो ये हो गया √5 A -3B / 2B। क्यों, ये 2 आया, ये तो मैंने पहले ही सॉल्व किया था, ये तो ऊपर ही हो गया था। और ये जो B है, ठीक है, तो यहाँ से मैं, अब ये मेरा क्या है भाई, ये एक इंटीजर है, A -3B / 2B। क्यों, यह मेरा क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 इज इरेशनल। बात समझ में आ गई। हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 इज इरेशनल, पिछले ही प्रश्न में। अभी 4 मिनट पहले आप चले जाओ, तो अभी मैंने प्रूफ किया कि √5 इज इरेशनल नंबर होता है। तो अब आप एक लाइन इसमें लिख देंगे कि भैया ये तो रेशनल है, और रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता। बस समझ में आ गई, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो अब आगे आप लिख देंगे √5 इज इरेशनल। तो जब मैं मान के चला था वो मैं गलत था, √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसा आपके वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है, उसी तरीके से आप सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आशा करता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके समस्त एक्सरसाइज के 1 और 2 विथ ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। यदि आपने इतना पढ़ लिया, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा बहुत घुमा के इधर उधर दे सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप यदि आप इसको कर लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको इस वीडियो में कवर किया गया है।
आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।